हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या है, हमारा जो 10th चैप्टर लाइट वाला, इसका सेकंड पार्ट जो है रिफ्रैक्शन एंड लेंस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे पूरा। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको रिफ्लेक्शन एंड मिरर वाला पूरा कॉन्सेप्ट करवाया था, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो उसका जो लिंक है वो आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पहले पार्ट को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मीडियम की कि मीडियम क्या होता है। तो देखो, कोई भी मटेरियल जिसमें से क्या है, जो हमारी लाइट है वो क्या हो सकती है, पास हो सकते हैं, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम। ओके। और यहाँ पे एक वर्ड और है, मीडिया। मीडिया हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा जब मीडियम होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया मीन्स प्लूरल ऑफ मीडियम। ओके। उसके बाद क्या हमारे पास जो मीडियम होते हैं उसको हम लोग क्या टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो मीडियम हमारे पास क्या दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारा रेयर मीडियम और एक होता है हमारा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम कौन सा होता है, जो खाली हो, जिसके अंदर क्या खाली जगह बहुत ज्यादा होती है, उसको हम लोग कहते हैं रेयर मीडियम। तो इसके एग्जांपल है जैसे कि एयर हो गया या वैक्यूम हो गया। आपको पता है एयर के अंदर बहुत खाली जगह होती है, तो इसलिए हमारा क्या है, ये रेयर मीडियम। ठीक है। अब उसके बाद क्या डेंसर मीडियम क्या होता है, भरा हुआ मीडियम, जिसमें क्या खाली जगह बहुत कम होती है, जो बहुत ही क्राउडी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होगी, ग्लास, वाटर, डायमंड एक्सेट्रा। इन सिंपल वर्डिंग आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि रेयर मीडियम कौन से होता है, एयर एंड वैक्यूम। इनके अलावा जो भी मीडियम आपको दिखाई दे इसके साथ, वो हमेशा कौन सी कैटेगरी के अंदर काउंट होगा, डेंसर मीडियम के अंदर। ठीक है। अब एक चीज और है, यहाँ पे जो हमारा रेयर मीडियम होता है बच्चों, उसके अंदर जो हमारी क्या लाइट की स्पीड होती है ना, वो क्या बहुत ज्यादा होती है, और डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड क्या होती है, लाइट की कम होती है। ऐसा क्यों? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको क्या भागना है और आपके सामने क्या कोई भी नहीं है, तो आप क्या बहुत ज्यादा स्पीड से क्या भाग सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या खाली जगह है, मीन्स रेयर मीडियम है। लेकिन अगर वहीं पे क्या है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है, उसमें से उसके बीच में से आपको क्या भागना पड़ जाए, तो क्या आप उतना फास्ट भाग पाओगे, नहीं ना। तो इसीलिए उसके अंदर आपकी स्पीड क्या होगी भाई, लेस होगी ना। तो यही हमारा क्या लाइट के केस में होता है। तो इस तरीके से आपने क्या सिंपली इसको समझना है। इसके बाद क्या है कि लाइट की जो स्पीड होती है बच्चों, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है कहाँ पे, वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम क्या है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एयर भी प्रेजेंट नहीं होता है, मीन्स टोटली जो जगह खाली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम। अब जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे लाइट सबसे फास्ट भागेगी ना, तो इसीलिए क्या होता है, जो लाइट की स्पीड है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस वैल्यू को बच्चों आपने क्या अच्छे से याद करना है। ओके। एंड इसको हम लोग क्या सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहाँ पे भी सी लिखा हुआ आ जाए तो आपने समझ आना है कि ये क्या है, लाइट की स्पीड है कहाँ पे, वैक्यूम के अंदर। ओके। तो अब समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता क्या है। तो देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होता है, जब हमारी लाइट क्या है, किसी एक मीडियम से किसी अलग मीडियम में क्या करती है, एंटर करती है। सिर्फ और सिर्फ तभी हमारे पास क्या होता है, जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो होता है। तो जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है, तो ऊपर यहाँ पे सारी जगह पे मान लीजिए क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि ये हमारा क्या हो गया, मीडियम 1। और नीचे जो मैंने ऑरेंज कलर से फिल किया, ये मान लीजिए यहाँ पे क्या था, वाटर था, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा मीडियम 2। तो यहाँ पे क्या, ये जो लाइट है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो लाइट आ रही है, आने वाली लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो जब लाइट क्या इस तरीके से क्या आ रही है, तो अगर यहाँ पे क्या वाटर नहीं होता, तो लाइट जो थी हमारी, उसने क्या था, इस तरीके से सीधे चले जाना था। लेकिन क्योंकि लाइट क्या है, एयर से किस में एंटर हो रही है, वाटर के अंदर एंटर हो रही है, मीन्स किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है, तो तब क्या होता है, जो लाइट की स्पीड है उसके अंदर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। और जब लाइट की स्पीड क्या चेंज होती है, उसकी वजह से जो लाइट है वो क्या है, अपना जो ओरिजिनल पाथ है ना इसका, इससे क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, या तो इस तरफ बेंड होगी या फिर क्या इस तरफ बेंड होगी। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो ऊपर जो इसकी डेफिनेशन है पहले देख लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ओब्लिकली फ्रॉम द वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर। मींस क्या, जब भी हमारी लाइट क्या किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओब्लिकली का मतलब क्या होता है, जब लाइट क्या टेढ़ी पड़ती है। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हमारे पास छोटी छोटी चीजें हैं, जो कि जैसे कि हमने क्या रिफ्लेक्शन वाले केस में देखा था, आने वाली जो रे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट हमारी जब क्या होगी, बेंड होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। और दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री होती है, उसके ऊपर जिस पॉइंट पे हमारी क्या इंसिडेंट रे क्या फॉल करती है, उस पे हम लोग क्या 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। उसके अलावा क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड जो हमारा नॉर्मल है और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, उसके बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मिरर वाले में क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे क्या रिफ्रैक्शन है, बाकी चीजें क्या है, सेम ही है। ठीक है। एक चीज आपने छोटी सी और ध्यान में रखनी है, यहाँ पे ना दो चीजें हैं, एक मैंने लिखा है इंसिडेंट मीडियम और एक है रिफ्रैक्टिव मीडियम। तो इंसिडेंट मीडियम बच्चों कौन सा होता है, जिसके अंदर हमारी क्या होती है, इंसिडेंट रे प्रेजेंट होती है। मीन्स जिस मीडियम से हमारी क्या इंसिडेंट रे आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इंसिडेंट मीडियम, और जिसमें हमारी क्या रिफ्रैक्टेड रे पड़ी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव मीडियम। तो आपने छोटी सी ये चीज़ माइंड में रखनी है, क्योंकि आगे हम लोग क्या है चीज़ों को समझने के लिए इनको यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मैंने नीचे लिख भी दिया कि इंसिडेंट रे जिसमें होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट मीडियम, एंड जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव मीडियम। इसके बाद आगे हमारे पास क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हमारी लाइट क्या है किसी एक मीडियम से दूसरे में एंटर करेगी तो उसका जो नॉर्मल वे है उससे क्या या तो इस तरफ बेंड होगी या फिर क्या इस तरफ बेंड होगी। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल होता है, दैट मीन्स अगर इधर बेंड हुई तो वो क्या होगी, बेंड हो रही है टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और अगर जो रे है वो क्या इस तरफ बेंड हो रही है तो वो कहाँ पे जा रही है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास दो रूल्स होते हैं, वो हमने याद करने हैं कि हमारी जो लाइट रे है वो क्या है टूवर्ड्स दी नॉर्मल कब बेंड होती है और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल कब बेंड होएगी। तो पहली सिचुएशन कौन सी है कि जब हमारी लाइट क्या है रेयर टू दी डेंसर मीडियम जा रही है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो रेयर से क्या डेंसर मीडियम में जाएगी, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है एयर है, यहाँ पे क्या है वाटर है, ठीक है। तो जब हमारी लाइट क्या रेयर टू डेंसर जाते हैं तो वो क्या बेंड होती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो अगर जो इंसिडेंट रे अगर मैं इसका नॉर्मल पाथ ड्रॉ करूँ तो इसको क्या ऐसे जाना चाहिए था, तो आप देख सकते हो ये क्या है नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। और जब हमारी लाइट क्या है डेंसर टू दी रेयर जाते हैं, मतलब इसका ऑपोजिट जाती है, तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं ये जो इंसिडेंट रे इसका नॉर्मल पाथ ड्रॉ करूँ तो इसको ऐसे जाना था, तो ये क्या है, ये जो हमारा नॉर्मल है इससे क्या जा रहा है, ऑपोजिट साइड में जा रही है ना, दैट मीन्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। तो अब मोस्टली बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहता है, ये चीज़ याद नहीं रहती है कि कब क्या टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी और कब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी, क्योंकि आपको ऐसे क्या रे डायग्राम्स कंप्लीट करने आ जाते हैं 2 मार्क्स के अंदर। तो आपको कैसे याद करना है, आपने ऐसे याद करना है कि ये देखो अवे जो है, अवे को हिंदी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूर। तो इसको मैंने क्या इस तरीके से दूर लिख दिया, DUR, दूर, जैसे कि हम लोग चैटिंग में टाइप करते हैं ना। तो अब देखो डेंसर टू द रेयर मीडियम जब जाएगी, डी से क्या है डेंसर और डी से क्या है दूर। तो जब भी क्या है डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, दूर मीन्स क्या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो यहाँ से आप क्या इजीली इसको याद कर सकते हो। तो आप सिर्फ डेंसर टू रेयर वाले याद कर लो, इसका ऑपोजिट कर दो तो वो कौन सा हो जाएगा, रेयर टू दी डेंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे पहली जो लॉ है वो क्या है कि हमारी जो इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, तीनों क्या करती हैं, लाई करते हैं इन दी सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन के अंदर क्या है, लाई करेगी। सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो ये नेम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सेपरेट क्वेश्चंस कई बार आ जाता है, डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो आपको यही रूल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्नेल्स लॉ में क्या कहता है कि जब हमारे पास क्या होता है, दो मीडियम आपने क्या फिक्स कर लिए, यहाँ पे मीडियम 1 है, यहाँ पे मीडियम 2 है, आपने फिक्स कर लिया कि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे मान लीजिए ग्लास है, तो ये दोनों मीडियम आपने फिक्स कर लिए। तो एक फिक्स पेयर ऑफ मीडियम के लिए और हमारी जो इंसिडेंट लाइट होती है वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि जिस कलर की लाइट आप क्या है यहाँ पे क्या इंसिडेंट करोगे, वो लाइट आपकी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो तब हमारे पास क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, उनका अगर हम साइन ले लें और उनकी जो रेशो ले, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स क्या, साइन आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट मीन्स क्या, साइन आर इज अ कांस्टेंट, किसके लिए, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर। ये तभी तक वैलिड है अगर आपकी जो लाइट इंसिडेंट आप करा रहे हो वो लाइट भी सेम है और आपके जो मीडियम है हर बार वो दोनों मीडियम भी आपके क्या है, सेम है, तब आपके पास ये जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, कॉन्स्टेंट आती है, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन, मीन्स हमारे पास क्या जो रिफ्रैक्शन है वो कब नहीं होते, हमने वो कंडीशंस देखनी है। तो कब नहीं होगी रिफ्रैक्शन, पहला केस तो ये है कि अगर हमारी जो रे है वो क्या इंसिडेंट कर रही है नॉर्मली, मींस मान लीजिए यहाँ पे क्या ये हमारे क्या बाउंड्री होगी, तो यहाँ पे मीडियम 1 है, यहाँ पे मीडियम 2 है। तो अगर आपकी जो इंसिडेंट रे है वो क्या 90 डिग्री पे ही इंसिडेंट कर रही है बाउंड्री के ऊपर, तब हमारे पास क्या होता है, जो एंगल आई है वो भी क्या होगा, जीरो होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो क्या नॉर्मल के ऊपर ही लाई कर रही है। नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री पे बनता है, उसी के ऊपर आपकी जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है। तो जब आई एंगल ही जीरो है तो आर भी क्या होगा, जीरो, इसलिए वहां पे क्या कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। दूसरा हमारे पास क्या, इफ द बोथ मीडिया हैज द सेम, तो अगर मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, मान लीजिए ऊपर भी एयर है नीचे भी एयर है, ऊपर भी वाटर है नीचे भी वाटर है, तो अगर मीडियम ही सेम है तो लाइट की जो स्पीड है वो चेंज ही नहीं होगी, और जब तक लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती तब तक उसकी जो बेंडिंग है वो नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये दोनों कंडीशन है जब हमारे पास क्या कोई भी रिफ्रैक्शन है जो लाइट का नहीं होता है। तो जैसे कि क्या ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आपने क्या इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। तो मैंने क्या किया हुआ ना, हर टॉपिक के साथ मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उस टॉपिक से रिगार्डिंग वो साथ के साथ मैंने लिखे हुए हैं, सो दैट आपको पता चले कि आपको टॉपिक को यूज कैसे करना है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या पहला क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो इट्स पाथ एंड ऑल्सो मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें बोला गया था कि एक लाइट
एक रे ऑफ लाइट है वो क्या कर रही है, फॉल कर रही है किसके ऊपर, ग्लास स्लैब के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या एक ग्लास स्लैब बनाई हुई है। अब यहाँ पे बोला है कि नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। नॉर्मली का मतलब क्या है, कितने एंगल पे आ रही है वो, 90 डिग्री पे आ रही है। ओके, तो इसलिए हमारे पास क्या आप देख सकते हो, जो मैंने ब्लैक कलर से बनाई है वो हमारी क्या इंसिडेंट रे, तो इस तरीके से 90 डिग्री पे हमने इसको क्या कर दिया, फॉल कर दिया। तो दैट मीन्स वो क्या एक्जैक्टली नॉर्मल के ऊपर ही आ रहा है। ओके, तो अगर ये क्या नॉर्मली आ रही है तो वो क्या होगी, बिना रिफ्रैक्शन के चली जाती है, बिना बेंडिंग के चली जाएगी, जो अभी अभी हमने पढ़ा। तो इसीलिए हमारी क्या है जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या इस तरीके से सीधी सीधी क्या चली जाएगी। तो एक तो हमने क्या ये पाथ ड्रॉ करके दिखाना था। उसके बाद हमें बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बताओ। तो पहली चीज तो ये कि इमर्जेंट रे होती क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जब हमारी क्या लाइट जो है ना किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर की और उस मीडियम से वापस क्या पहले वाले मीडियम में क्या बाहर आती है ना, तो उस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। तो ऊपर वाली कौन सी होगी, इंसिडेंट रे। ग्लास स्लैब के अंदर जो गई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और उसके बाद जो लाइट बाहर आई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब क्योंकि यहाँ पे क्या रिफ्रैक्शन तो हुआ ही नहीं, इसलिए हमारे पास क्या होता है, एंगल आई और एंगल ई जो है दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। तो वो हमने यहाँ पे क्या शो कर देने। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, देखो हमने पढ़ा कि जब हमारी लाइट क्या किसी एक मीडियम से किसी और मीडियम में एंटर करते हैं तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो लाइट हमारी कितनी बेंड हुई उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि जब लाइट क्या किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो कितनी बेंड हो रही है। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि इट टेल्स अबाउट हाउ मच लाइट बेंड व्हेन पास फ्रॉम द वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। और आपको ये भी पता है कि जो लाइट की बेंडिंग है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। जब लाइट की स्पीड में क्या आता है, चेंज आता है, जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो इसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग क्या है कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो क्या करता है, कंपेयर करता है किसको, स्पीड ऑफ लाइट इन द इंसिडेंट मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव मीडियम। दैट मीन्स क्या है कि जब हमारी लाइट क्या है इंसिडेंट मीडियम के अंदर थी तब उसकी स्पीड कितनी थी, और जब वो क्या रिफ्रैक्टिव मीडियम में चलेगी तब उसकी स्पीड कितनी थी। तो उनकी स्पीड को ये क्या करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करता है। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्सप्रेशन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एन इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द इंसिडेंट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द रिफ्रैक्टिव मीडियम। ओके, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इंसिडेंट मीडियम का मैं बोल दूं मीडियम 1 है और रिफ्रैक्टिव मीडियम को बोल दूं मीडियम 2 है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज और है कि यहाँ पे देखो जब मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो मीडियम है, एक है इंसिडेंट मीडियम, एक है रिफ्रैक्टिव मीडियम। तो जो हमारा क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किससे मैच खा रहा है, हमारा रिफ्रैक्टिव मीडियम से, क्योंकि इसमें भी रिफ्रैक्टिव वर्ड है इसमें भी रिफ्रैक्टिव वर्ड है। तो आपने इतना याद रखना कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा किसका देखा जाता है, रिफ्रैक्टिव मीडियम का देखा जाता है। जैसे कि मैंने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसका देखेंगे, रिफ्रैक्टिव मीडियम का ही हमने देखना होता है। तो इसलिए क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, एन के पैर में पहले क्या लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव मीडियम, और देन हमारा आएगा क्या, इंसिडेंट मीडियम। तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं किसका, रिफ्रैक्टिव मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट मीडियम। रिफ्रैक्टिव मीडियम जिसमें क्या रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट मीडियम जिससे क्या जो लाइट है हमारी क्या आ रही है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, फिर ऊपर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द इंसिडेंट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द रिफ्रैक्टिव मीडियम, जो कि हमने क्या इस एक्सप्रेशन में ऊपर लिखा हुआ था। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने क्या किया, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक तो होता हमारा क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपली इसको बोल दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा हमारा कौन सा होता है बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो क्या होता है। तो देखो हमारे पास क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं, जब हमारे पास क्या है जो हमारा इंसिडेंट मीडियम है ना उसको हम लोग क्या फिक्स कर दे, क्या एयर या फिर वैक्यूम। तो मतलब जब क्या लाइट हमेशा किस मीडियम से आएगी, एयर या वैक्यूम में से आएगी, और इसके अलावा वो किसी भी मीडियम में जा रही है, तो तब हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एन की वैल्यू कैसे लिखेंगे, एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द रिफ्रैक्टिव मीडियम। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे क्या डायग्राम मैंने बनाई है, तो ये होगी हमारी बाउंड्री, ऊपर क्या है वैक्यूम है, नीचे क्या है हमारा ग्लास है। तो दैट मीन्स क्या वैक्यूम हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट मीडियम हो गया, और ग्लास हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव मीडियम। तो मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसका देखना है, रिफ्रैक्टिव मीडियम का देखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एन, एन के पैर में क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव मीडियम, जो कि हमारा कौन सा ग्लास। तो एन ग्लास कोमा किसके विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं, वैक्यूम, ऊपर क्या है वैक्यूम, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर और वैक्यूम। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, तो इसलिए हमने ऊपर लिख दिया सी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो वैक्यूम है ना इसको हम लोग क्या स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि एन ग्लास इज इक्वल टू क्या, सी डिवाइडेड बाय वी ग्लास। तो हमें क्या वैक्यूम लिखने की जरूरत क्या नहीं होती है,
तो इसको सिंपली क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, n इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय v। तो c क्या स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर और वैक्यूम, v क्या है किसी भी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड है, और n क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लो या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो हमारा क्या होता है, इसके अंदर हमारा जो इंसिडेंट मीडियम होता है ना वो क्या होता है, एयर या फिर वैक्यूम के अलावा कुछ भी हो। अगर हमारा इंसिडेंट मीडियम जिससे लाइट आ रही है वो एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो हमेशा कौन सा निकलेगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर सिंपली हम लोग इसको बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल ली हुई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्या लिया हुआ मीडियम 1, यहाँ पे लिया मीडियम 2। तो लाइट क्या इससे आ रही है और इसमें जा रही है ना, तो दैट मीन्स m1 हमारा क्या इंसिडेंट मीडियम है और m2 हमारा क्या रिफ्रैक्टिव मीडियम है। तो हम लोग इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, n के पैर में हमेशा क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव मीडियम। रिफ्रैक्टिव मीडियम कौन सा 2, तो मैंने लिखा n2, 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2, दैट मीन्स v1 डिवाइडेड बाय v2। और यहाँ पे ये जो n21 है इसका मतलब क्या है, ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, ऐसे क्या है एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये एग्जांपल ले लीजिए, हमारी बाउंड्री होगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो मीडियम है, एक है मीडियम P, एक है Q। तो लाइट क्या है P से किस में जा रही है, Q में जा रही है। तो Q हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव मीडियम। तो हमने क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमें क्या देखना होता है, रिफ्रैक्टिव मीडियम देखना होता है। तो n के पैर में क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव मीडियम, दैट इज वो क्या है Q। तो n के पैर में आया Q, P। तो इसका मतलब क्या है, NQP का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है Q का विद रिस्पेक्ट टू क्या है, P इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम P डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम Q। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, उनकी वैल्यूज को क्या लिखना होता है। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस में जहाँ पे भी आपको क्या है ये वर्ड दिखाई दे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या है विद रिस्पेक्ट टू वर्ड लिखा हुआ आ जाए, तो आपने समझ जाना कि वहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ ना वो कौन सा हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, गिवन है। और अगर आपको क्या क्वेश्चंस में कहीं भी विद रिस्पेक्ट टू वर्ड दिखाई ना दे, तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना वो किसके विद रिस्पेक्ट टू दिया हुआ है, एयर या फिर वैक्यूम की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.62। तो ग्लास की जगह कोई भी मीडियम हो सकता है, वैल्यू की जगह कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है कि हमारे पास क्या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ किसके विद रिस्पेक्ट टू, वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट टू। तो इस चीज़ को क्या लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपने अपने आप समझना, जहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू वर्ड नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी मीडियम दिया हुआ ना उसके साथ आपने लिख लेना है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वो कितनी दी हुई है 1.62। तो अब हमने क्या ये तो समझ लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका किसके विद रिस्पेक्ट टू दिया हुआ है, लेकिन इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये हमें बता क्या रहा है। ठीक है, कि लिखा हुआ है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का इज 1.62। इसका मतलब क्या है, देखो हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पे क्या है जो लाइट है ना वो क्या है एयर से किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो दैट मीन्स हमारा रिफ्रैक्टिव मीडियम कौन सा है, ग्लास। तो हमें पता है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या एयर या वैक्यूम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होती है। इससे ज़्यादा स्पीड तो लाइट की किसी मीडियम में होती नहीं है। तो दैट मीन्स क्या जब भी लाइट क्या है एयर से किसी भी अदर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड हमेशा क्या होती है, रिड्यूस होती है ना। तो यही चीज़ हमें क्या इससे पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.62। दैट मीन्स क्या कि जब हमारी लाइट क्या है एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो लाइट की जो स्पीड है ना वो क्या है 1.62 के फैक्टर से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि लिखा हुआ है इट मीन्स that speed of light in the glass will reduce by 1.62 compared to its speed in the air। तो ये लाइन हमें क्या यही बताती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि मैंने आगे लिखे भी हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना डायमंड का 2.42 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट का मतलब यही है कि यहाँ पे पहली बात तो विद रिस्पेक्ट टू वर्ड लिखा नहीं हुआ, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है नीचे क्या है डायमंड है और लाइट आ किस में से रही है, एयर या फिर वैक्यूम वाले मीडियम से आ रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या सबसे ज़्यादा होती है। तो दैट मीन्स क्या लाइट जब क्या एयर से डायमंड में एंटर कर रही है ना तो उसकी जो स्पीड है वो क्या 2.42 के फैक्टर से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यही हमने क्या आंसर में लिखना है। ओके, इसके अलावा क्या है थोड़े से कुछ एक्सप्रेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकल डेंस ज़्यादा होता है। मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी एन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतना ही मीडियम क्या होगा, हमारा डेंसर होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है जैसे कि हमारे पास एक्सप्रेशन था कि n21 इसका मतलब क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये किसके इक्वल था, v1/v2। ये तो हमने देखा था। ये इसके इक्वल भी लिख सकते हैं हम लोग n2 डिवाइडेड बाय n1, क्योंकि कई न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ हमने यूज़ करनी है। तो आपको थोड़ा सा बस पता होना चाहिए कि n21 जो होता है ना अगर हमने उसको n की टर्म्स में लिखना है तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। 2 पहले लिखा तो 2 ऊपर आएगा, 1 बाद में लिखा तो 1 क्या है नीचे आएगा। ओके, तो अब क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आए हुए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन आया हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करो और इसको मैथमेटिकली
ग्रामेटिकली क्या है एक्सप्रेस करो। तो इसकी हम लोग क्या पहले डेफिनेशन लिखनी है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है जब हम लोग क्या किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं किसके विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन क्या हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या सेकंड मैंने आपको बता ही दिया। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि water has the refractive index 1.33 and alcohol has refractive index 1.36, which of the two medium is optically denser। तो दोनों में से डेंसर कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया जिसकी n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतने मीडियम क्या होता है हमारा डेंसर होता है। तो आप देख सकते हो अल्कोहल के लिए n की वैल्यू क्या ज़्यादा है, इसकी क्या कम है ना, तो दैट मीन्स हमारा जो अल्कोहल है वही हमारा क्या होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। तो ये हमने क्या आंसर में लिख देना है। सेकंड हमें पूछा है कि ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो दी पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग ओब्लिकली फ्रॉम द वाटर टू अल्कोहल। तो हमें क्या दिया हुआ कि जब हमारी जो लाइट है ना वो क्या कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से किस में एंटर कर रही है, अल्कोहल में एंटर कर रही है। तो हमें क्या है जो लाइट का जो पाथ है वो दिखाना है कि वो कैसे बेंड होएगी। तो हमें पता कि वाटर, अभी हमें पता चला कि वाटर क्या रेयर है, अल्कोहल क्या डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जब क्या लाइट रेयर टू द डेंसर जाती है तो वो कहाँ पे बेंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरीके से लाइट हमारी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या कॉन्सेप्ट्स को क्या यूज़ करना है। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था, पार्ट सी, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द अबव केस। तो यहाँ पे क्या रिलेशन लिखना है, दैट मीन्स क्या हमें पता चल रहा है कि ऊपर ये जो एंगल था ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है ज़्यादा है और लाइट क्या है नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर क्या है, कम है ना। तो दोनों के बीच में क्या यही रिलेशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई क्या है, ग्रेटर है देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ओके। उसके बाद क्या है, एक और क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द ग्लास एंड द वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर आर 3/2 and 4/3 रिस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज दिस देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो देखो कई बच्चों को क्या इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते, वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी इंक्लूड कर दिया अगर आपको देखना हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम वो कितना है 3/2 और वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 4/3 हमने लिख दिया। और ग्लास के अंदर स्पीड दी हुई है इतनी, तो हमें पता करना है VW मतलब वाटर के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो कितनी होगी। तो अभी जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था, कौन सा बताया था, ये वाला, कि हमारे पास क्या होता है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है जिसके अंदर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मींस के क्या है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके इक्वल होता है, एन के पैर में क्या जी है तो जी क्या आता है नीचे आता है, तो VW/VG इज इक्वल टू क्या होता है NG/NW। तो इन दोनों को हमने क्या यूज़ करना है। तो इसमें हमारे पास क्या है VW की वैल्यू हमने निकालनी है, तो NG जो है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन बनेगा। यहाँ पे हम लोग क्या सबकी वैल्यूज कैलकुलेट करके इस तरीके से आंसर को क्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों का क्या मैथ्स अच्छा है वो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं और जिनका नहीं अच्छा है वो क्या स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जिसमें हमें क्या बिना कैलकुलेशंस के हम लोग क्या है काफ़ी क्वेश्चन जो है इसमें अटैम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उनको अच्छे से कर लो, एटलीस्ट वो मार्क्स तो आपके बिल्कुल ना छूटे ना। तो यहाँ पे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ओब्लिकली ऑन द फेस ऑफ ए ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे हमें क्या सिंपली बोला ना कि रे ऑफ लाइट क्या इंसिडेंट कर रही है किसके ऊपर, ऑन द फेस ऑफ ए ग्लास स्लैब। तो दैट मीन्स आपने समझ जाना कि जो हमारा इंसिडेंट मीडियम है वो हमारा कौन सा हो गया, एयर ही है। एयर से लाइट क्या आ रही है और ग्लास स्लैब के ऊपर क्या है जो फॉल है वो कर रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या इसको बनाएंगे, ये होगी हमारी इंसिडेंट रे। अब ऊपर क्या है एयर है और ग्लास स्लैब हमारा कौन सा बन गया फिर डेंसर मीडियम, और एयर हमारी क्या होती है रेयर मीडियम। तो जब हमारी लाइट क्या है रेयर टू द डेंसर जाती है तो वो क्या होती है बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका जो नॉर्मल पाथ था वो क्या ऐसे जाना चाहिए था, तो ये क्या हो रही है इधर बेंड हो रही है, तो इसलिए क्या इस तरीके से बेंडिंग हो जाएगी वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अब आगे क्या यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो ग्लास हमारा क्या था डेंसर मीडियम और बाहर एयर है, तो ये हमारा क्या रेयर मीडियम। अब जो लाइट है वो क्या है डेंसर टू द रेयर मीडियम जा रही है। तो मैंने बताया था अगर डेंसर से लाइट निकल रही हो तो वो कहाँ जाती है, डी से डेंसर, डी से क्या दूर, तो वो जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। तो इसीलिए जो लाइट है वो आप देख सकते हो इसका जो पाथ है वो क्या है, इस साइड जो लाइट है वो क्या बेंड हो रही है, तो इस तरीके से हमारी जो रे है वो क्या निकल जाएगी, मीन्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या सब कुछ दिखाना है। उसके बाद क्या जो आने वाली रे है इंसिडेंट रे होगी, जो यहाँ पे है वो रिफ्रैक्टेड रे है, और जो अगेन वापस आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं अमरजेंट रे। और सारे एंगल्स आपने यहाँ पे शो कर देना है। तो पूरी डायग्राम जब आप बनाओगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। एक चीज़ बच्चों यहाँ पे और है, मैंने यहाँ पे बनाई है लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है डी से। देखो हमारी जो इंसिडेंट रे है ना, अगर इसका पाथ हम लोग ऐसे बनाते तो इसका पाथ ऐसे जा रहा था ना, और जो हमारी अमरजेंट रे बाहर आई, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या जो रे का एक्चुअली पाथ था वो ये वाला था, लेकिन बाहर आते आते ये क्या इस तरफ इस तरीके से आ रही है। तो इन दोनों के बीच में जितना गैप है, मतलब हमारी लाइट क्या जितनी डेविएट होगी अपने ओरिजिनल पाथ से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये सारी चीज़ें आपने क्या लिखनी है, क्योंकि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक बार क्वेश्चन भी आया, वो आगे मैंने लिखा हुआ है। उसके अलावा क्या इसका जो सेकंड पार्ट था वो क्या था,
कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के लिए हमें क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, और स्पीड ऑफ लाइट जो है ना ग्लास स्लैब के अंदर दी हुई है और एयर के अंदर दी हुई है। अगर एयर के अंदर ना भी दी हो तो आपने याद रखनी है सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या पता करना था, एन जी मीन्स क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है किसका, ग्लास स्लैब का, और वी जी का हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलते हैं, एन जी इज इक्वल टू क्या आता है, ऊपर आता है स्पीड ऑफ लाइट इन दी वैक्यूम, और नीचे क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ पे वो मीडियम कौन सा, ग्लास है, लाइट क्या एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। दोनों की वैल्यूज हमें दी हुई है, तो सी की वैल्यू क्या 3 × 10⁸, वी जी की वैल्यू हमें दी हुई है, तो ये कैंसिल आउट होकर इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 1.5। ओके, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी, बाकी इसमें आसानी था, ये वाला ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद क्या है बच्चों, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ये आया था 4 मार्क्स के अंदर 2011 में, व्हाट इज अंडरस्टैंड एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, illustrate this with the help of a diagram and list 2 factors on which the lateral displacement in a particular substance depends। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, तो मैंने इसका आंसर ऊपर वैसे ही लिखा हुआ है, तो यही एज इट इज आंसर आपने लिखना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी आपको बताया क्या होता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ओब्लिकली ऑन ए पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब, जब ग्लास स्लैब पे क्या इंसिडेंट रे आती है तो जो इमर्जेंट रे है वो क्या शिफ्ट हो जाती है लेटरली। आपने देखा था ना, इस तरीके से क्या लाइट जानी चाहिए थी, लेकिन क्या इस तरीके से वो क्या शिफ्ट हो रही थी, तो ये जो गैप होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैंने आपको ऊपर समझाया। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो क्या जो ग्लास स्लैब है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, और एक जो हमारी ग्लास स्लैब है उसकी क्या होती है, थिकनेस के ऊपर क्या है वो डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया इसका आंसर, तो आपने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, लेंस वाला पार्ट आता है। तो जैसे कि मैंने आपको क्या मिरर वाले पार्ट में बताया था कि जो हमारा लेंस है और मिरर है उसमें मेन डिफरेंस क्या है कि मिरर की एक साइड क्या होती है पॉलिश की होती है, लेकिन जो लेंस है वो टोटली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद क्या जो लेंस है वो हमारे क्या 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हमारा कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कुछ इस तरीके से दिखता है, ये सेंटर में से क्या होता है मोटा होता है, लेकिन जो कॉर्नर्स है वहां से ये क्या होता है पतला होता है, और जो कॉनकेव है वो क्या है बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। मीन्स क्या है, ये सेंटर में से क्या होता है पतला होता है, लेकिन कॉर्नर से ये क्या होता है मोटा होता है। अब मोस्टली बच्चों को क्या इसमें कंफ्यूजन रहता है, याद नहीं रहता कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है। तो आप ना इसको ऐसे याद करो, देखो जब हम बोलते हैं ना कॉन्वेक्स तो यहाँ पे आवाज आती है वैक्स की, तो ये क्या है इस वैक्स के जैसा लग रहा है ना सुनने में, तो आप ऐसे सोचो कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना इसके अंदर क्या भरी हुई है, वैक्स भरी हुई है। तो जब इसके अंदर वैक्स भरेंगे ना उसकी वजह से ये क्या हो गया, सेंटर में से फूल गया, मोटा हो गया। तो इस तरीके से आप बच्चों इसको याद कर सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है, जो सेंटर में से क्या होगा, थिक होगा। दैट मीन्स अगर सेंटर से थिक है तो वो कॉर्नर से क्या होगा, फिर थिन होगा। और कॉनकेव जो होता है बिल्कुल इसका क्या टोटली ऑपोजिट है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या अच्छे से कॉन्वेक्स लेंस को याद करना है इस ट्रिक की हेल्प से, और उसका ऑपोजिट कर दो तो आपका कौन सा बन जाएगा, हमारा कॉनकेव लेंस। उसके बाद क्या हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना वो क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, और जो कॉनकेव है वो हमारा कौन सा होता है बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज करने का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे क्या है मीट करना, ठीक है। और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमारी रेस क्या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि डाइवर्जिंग है, ओके। तो ये बेसिक सा मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो अब हमने क्या याद करना है कि कौन सा लेंस हमारा क्या है, कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है। तो आप ना इसको ऐसे याद करो, अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या भरी हुई है, वैक्स भरी हुई है। और वैक्स हमें पता है कि सेंटर में क्या है, ज्यादा है ना, क्योंकि सेंटर में से ये क्या है, मोटा है। तो अब देखो जो वैक्स होती है वो क्या होती है, चिपचिपी होती है ना, चीजों को अपनी तरफ चिपका लेती है, राइट। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि जब क्या रेज आ रही हैं तो वो क्या, क्योंकि हमारे पास क्या वैक्स सेंटर में ज्यादा है, इसलिए क्या है ये जो रेज है ना ये इस वैक्स के साथ क्या चिपक रही हैं। तो अगर रेज क्या इसके साथ चिपकेंगी तो इस तरीके से बेंड होगी ना, तो दैट मीन्स वो क्या यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट करेंगी। तो इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस है। तो इसका उल्टा कर दो, फिर कॉनकेव हमारा कौन सा हो गया, डाइवर्जिंग लेंस, ओके। उसके आगे हमारे पास क्या पार्ट्स ऑफ लेंस की बात करते हैं। तो जैसे हमने क्या मिरर के पार्ट्स पढ़े थे, सेम वैसे हमारे लेंस के भी पार्ट हैं। तो पहली बात तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जो हमारा लेंस है बिल्कुल उसका जो सेंटर होता है, मतलब क्या सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड दी ऑप्टिकल सेंटर, और इसको हम लोग क्या ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिरर के केस में हम लोग बोलते थे पोल, मिरर के सेंटर को हम लोग बोलते थे पोल, यहाँ पे क्या ऑप्टिकल सेंटर है, सेम ही चीज। तो जब हमने क्या कोई भी हमारा जो लेंस है चाहे वो कॉन्वेक्स है चाहे कॉनकेव है, अगर उसका सेंटर निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से क्या एक रफ लाइन सेंटर में से क्या ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन का जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस तरीके से लाइन लगाई हुई है, और इस लाइन का जो सेंटर है वो हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो
वो स्ट्रेट लाइन जो क्या हमारे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरीके से दोनों साइड प्रिंसिपल एक्सिस बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या तीसरा हमारा क्या होता है, फोकस। तो फोकस क्या होता है, वो पॉइंट जिसके ऊपर क्या है जो हमारी रेज है वो क्या है मीट करती हैं या फिर अपीयर टू मीट होती है। एक वर्ड यूज होगा यहाँ पे अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट का मतलब क्या है, जब रेज अपने आप नहीं मिलती हैं। तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ तो मैंने जैसे आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो ये क्या करता है, रेज को यहाँ पे मीट करवाता है। तो यहाँ पे क्या एक्चुअली रेज क्या मीट करे, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। लेकिन अगर हम लोग क्या कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या रेज आ रही है और इस तरीके से क्या है डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्सपैंड हो रही है। तो अब ये आगे कहीं भी नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको पीछे की तरफ क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। जिस पॉइंट पे यहाँ पे मीट करेगी उस पर हमारा क्या बनेगा, फोकस जो है वो बनता है। तो पहली बात तो क्या फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपीयर टू मीट। या तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या एक्चुअली में मीट करती है, या फिर अपीयर टू मीट वर्ड हम लोग कभी यूज करते हैं जब वो क्या एक्चुअली में अपने आप मीट नहीं कर रही होती, हम लोग पीछे एक्सटेंड करके उसको क्या करवाते हैं, मीट करवाते हैं। तो इतना चीज आपने बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फोकल लेंथ क्या है। तो हमारा जो होता है क्या है, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ और एफ के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो एक चीज आपने और नोट करनी है, जो फोकस होता है उसको हम लोग क्या कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फोकल लेंथ होता है उसको हम लोग क्या स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बच्चे क्या जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं देते कि उन्होंने क्या कैपिटल लिखा है स्मॉल लिखा है। तो आपने क्या केयरफुली इसको लिखना है क्योंकि स्मॉल एफ का मतलब अलग है और कैपिटल एफ का मतलब क्या है, अलग है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि जैसे देखो हमारे पास क्या है, जो अगर मैं बात करूँ कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बच्चों एक्चुअली में बना कैसे है, जैसे हमने क्या मिरर वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो क्या किसी टाइम एक स्फीयर का क्या थे, पार्ट थे ना। उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, जो लेंस होता है ना वो भी क्या होता है, किसी एक स्फीयर का पार्ट ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कितने स्फीयर चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। तो अगर मैं इस लेंस की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो है इतना पार्ट जो वो क्या इस तरीके से एक स्फीयर का पार्ट था, और अगर इसकी बात करूँ तो ये भी क्या एक स्फीयर का पार्ट था ना इस तरीके से। तो बीच में ये हमारा कौन सा बन गया फिर, कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरीके से कॉनकेव लेंस की बात करूँ तो इनके सर्कल्स भी क्या इस तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्योंकि लेंस हमारा क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है, तो दोनों साइड से क्या रेज आ सकती है ना। तो इसलिए क्या रेज इस तरीके से आएगी तो इधर मीट करेगी, और अगर इस साइड आएगी तो क्या करेगी, इधर मीट करेगी। तो मैंने यहाँ पे बनाया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो रेज को ये मीट करवाएगा ही करवाएगा। तो अगर रेज क्या इस तरीके से आ रही है तो यहाँ पे मीट करेगी, तो फिर फोकस क्या बन गया, यहाँ पे बन गया ना। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है ना, चाहे वो क्या है कॉनकेव है चाहे वो कॉन्वेक्स है, उसमें क्या होता है जो हमारा फोकस है ना वो हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि लाइट इस तरीके से आ रही है तो इधर मीट करेगी तो फोकस इधर बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर लाइट क्या इस तरीके से आती हुई तो यहाँ मीट करेगा ना, तो फोकस क्या यहाँ बन जाएगा। इसलिए क्या होता है, मिरर के अंदर तो सिर्फ एक ही फोकस होता है, लेकिन जो बच्चों हमारा लेंस होता है ना उसके अंदर हमेशा कितने फोकस बनते हैं, 2 फोकस बनेंगे। तो दोनों के अंदर क्या 2-2 फोकस बनते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या दोनों को अलग अलग लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर 1-1 नंबरिंग डाल देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा F1 और इधर क्या आ जाएगा फिर F2। इस तरीके से सेम यहाँ पे ये हमारा क्या कॉनकेव लेंस है, तो यहाँ पे क्या F1 और इधर क्या आ गया F2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक चीज़ हम लोग क्या और लेते हैं, जो हमारा F1 होता है ना, जितना क्या है O एंड F1 के बीच का जो डिस्टेंस है, मीन्स जितनी फोकल लेंथ है इस डिस्टेंस का आगे उतने डिस्टेंस हम लोग अगेन लेते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2F1। क्यों बोला 2F1, क्योंकि ये F1 का क्या एग्जैक्टली डबल है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या जितना ये डिस्टेंस है उतने ही आगे डिस्टेंस पे एक पॉइंट और लेंगे, वो हमारा कौन सा होगा, 2F2। तो आपने याद रखना है लेफ्ट साइड पे हम लोग 1-1 नंबरिंग डालेंगे और राइट साइड पे 2 डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने और नोट करनी है, जो हमारा क्या कॉन्वेक्स लेंस है ना उसका आपने मान के चलना है कि जो एक्टिव फोकस होता है ना वो कौन सा होता है, F2 होता है। ठीक है, लेकिन जो कॉनकेव लेंस है उसका जो एक्टिव फोकस है उसको हम लोग कौन सा लेते हैं, F1। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एक्टिव फोकस का मतलब क्या है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, यहाँ नॉर्मली हम लोग क्या लेफ्ट साइड से रेज डालते हैं। तो रेज जब क्या आ रही है तो वो एक्चुअली में यहाँ पे मीट करे, तो आप मान सकते हो कि इसका एक्चुअली में फोकस क्या इधर ही बन रहा है। लेकिन जो कॉनकेव होता है, अगर मैं क्या इस साइड से रेज डालूँ तो हमें पता है ये क्या इस तरीके से आगे क्या डाइवर्ज हो जाती है ना, तो हम लोग क्या पीछे एक्सटेंड करके यहाँ पे फोकस बनाते हैं। इसलिए आपने याद रखना है कि कॉनकेव लेंस का जो एक्टिव फोकस होता है वो कौन सा होता है, F1, और कॉन्वेक्स का कौन सा होता है हमारा, F2। ओके, उसके बाद क्या जैसे कि हमने क्या मिरर के लिए रूल्स किए थे, सेम सारा काम लेंस के लिए भी वैसे ही है। तो रूल्स क्या, फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉनकेव लेंस। तो पहला रूल तो हमारा क्या है कि अगर क्या है हमारी जो ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो अगर हमारी कोई रे क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या इसके पैरेलल है, तो वो क्या होते हैं, F में से क्या होगी, पास होती है। तो ये मैंने लिखा पहला रूल, इफ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से होके पास होगी, F2 से पास होके वो क्या निकल जाएगी। और इसी का ही ऑपोजिट होता है, अगर मान लो कोई जो रे है वो क्या F में से पास होकर आ रही है तो फिर वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, जो कि मैंने सेकंड में लिखा हुआ है। इफ रे पासिंग फ्रॉम द F देन द रे क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद हमारे पास क्या तीसरा रूल जो है वो क्या है कि अगर हमारे
हमारी जो रे है वो क्या ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो वो क्या है बिल्कुल सीधे वैसे क्या स्ट्रेट चली जाएगी, वहाँ पे क्या कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, कोई भी डेविएशन नहीं होता, मतलब लाइट की बेंडिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ रेज पासिंग फ्रॉम दी ओ नो डेविएशन रिफ्रैक्टेड रेज गोज स्ट्रेट। तो ये क्या हमारे क्या 3 रूल्स है जो आपने क्या अच्छे से देखने हैं। जब हम लोग क्या रे डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर रे क्या पैरेलल आ रही है तो उसको आगे क्या है F2 से पास करवाना होता है, मतलब फोकस से पास करवाना होता है। एंड अगर क्या है वो फोकस से आ रही है पास होके, तो वो क्या होते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके क्या पैरेलल होके निकल जाती है। तो इस तरीके से आपने क्या सारे के सारे जो 3 रूल है याद करने हैं। उसके बाद अगर मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करूं तो हमारी जो इमेज है वो क्या कब बनती है, जब हमारे पास क्या एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टेड रेज क्या करती है, मीट करती है। तो मतलब क्या जब लेंस से क्या जो रेज आ रही हैं, रिफ्रैक्टेड जो रेज है वो आएंगी, तो एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टेड रेज जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वहाँ पे हमारी क्या बनती है, जो इमेज है वो क्या बनती है। तो वही मैंने लिखा कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टेड रेज मीट, और कहाँ पे बनती है, उस पॉइंट पे जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे क्या कर रही है, मीट कर रही है। ओके, उसके बाद क्या हमारे पास जैसे कि जितना मैंने टॉपिक करवाया उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, ये जैसे कि CBSE 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज और एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म ऑन एक्सपेरिमेंट ऑफ द लाइट एज पर द अरेंजमेंट शोन द ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइकली टू बी एट। तो हमें बताना है कि ये जो डिवाइस है ये कौन सा है, क्योंकि ऑप्शन दी हुई है ना कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से पहली चीज तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे क्या मिरर और लेंस वाली ऑप्शंस आ रही हैं। तो आप देख सकते हो कि रेस जो क्या आ रही है वो क्या उसमें से पास होकर जा रही है। तो इतना तो क्लियर होगा कि वो मिरर है ना, वो मिरर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मिरर में क्या जो हमारी रेज होती है वो क्या कभी पास नहीं होती दूसरी साइड, वो जिस साइड से आते हैं उसी साइड पे क्या वापस चली जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती, ए भी नहीं हो सकती और सी भी नहीं हो सकती। अभी हमारी कौन सी ऑप्शन बची है, 2, मीन्स ये लेंस ही है। अब हमने देखना है कि कौन सा लेंस है। तो आप देखो बच्चों, जो रेज है वो क्या जैसे आ रही है वो क्या फैल रही है, आगे डाइवर्ज हो रही है, राइट। तो मीट नहीं करी, डाइवर्ज हो रही है। तो इसलिए क्या है हमारा डाइवर्जिंग लेंस, और मैंने आपको बताया था डाइवर्जिंग कौन सा होता है, हमारा कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन सेकंड क्या आया हुआ, डिफाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। तो आपको क्या फोकल लेंथ डिफाइन करना आया हुआ, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, और इसको हम लोग क्या स्मॉल एफ से क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे हमने क्या मिरर वाले केस में देखा था कि हम लोग क्या करते थे, मिरर से ऑब्जेक्ट की क्या बनाते थे, इमेज बनाते थे ना। सेम हमने लेंस के पार्ट में भी करना है। हमारे पास क्या कोई ऑब्जेक्ट होगा उसकी हमने क्या लेंस के थ्रू क्या बनानी होती है, इमेज बनानी होती है। इमेज मीन्स क्या होता है, उसकी फोटो, ठीक है। तो इसके लिए क्या हमने ये देखना है कि अगर हम लोग क्या कोई भी लेंस ले, चाहे वो कॉन्वेक्स है चाहे वो कॉनकेव है, उसके सामने क्या कौन कौन सी पॉसिबल पोजीशंस है, मीन्स हम लोग क्या ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं। तो पहले तो आपने क्या ये सारी की सारी जो पोजीशंस है ना उनको क्या याद करना है। तो आपने इतना याद करना है, जैसे कि मैंने आपको मिरर वाली वीडियो में भी बताया था, हम लोग क्या स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, बहुत ज़्यादा दूर से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा पहले जैसे कि हमारा लेंस है यहाँ पे, तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर ओ, इधर लिख लेंगे F1, इधर आ गया F2, तो इधर क्या 2F1, इधर 2F2। ये चारों चीज़ें आपने पहले मेंशन कर लेनी है। उसके बाद क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या ऑब्जेक्ट को रखेंगे इस पोजीशन पे। तो ये पहली पोजीशन होगी, मीन्स क्या जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या हमारे लेंस से क्या बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एट इन्फिनिटी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पहली पोजीशन कौन सी बन गई, एट इन्फिनिटी, ये वो वाली पोजीशन है, ठीक है। सेकंड कौन सी होती है, बियॉन्ड 2F1। तो यहाँ पे क्या ये हमारा 2F1 है। 2F से क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो क्या ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब इतने डिस्टेंस पे है कि उसका जो डिस्टेंस है ना वो क्या लेंस से, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है लेंस से क्या मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या 2F1 से क्या थोड़ा ही इधर पड़ा होता है, तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बियॉन्ड 2F1। तो इसलिए आप देख सकते हो 2F1 के क्या थोड़े से डिस्टेंस पे क्या हमारी जो सेकंड पोजीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है। उसके बाद क्या है, जो थर्ड पोजीशन होता है वो क्या होता है, एक्जैक्टली जब हमारा ऑब्जेक्ट किसके ऊपर होता है, 2F1 पे, तो हम लोग बोलेंगे कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, एट 2F1। ओके, उसके बाद ऐसे क्या 1 बाय 1 स्टेप हमने क्या इधर क्या मूव करते जाना है। उसके बाद 2F1 पे हो गया। अभी उसके बाद क्या 2F1 के बाद देखो यहाँ पे F1 है, लेकिन इसके बीच में भी तो कहीं ऑब्जेक्ट रख सकते हैं ना। तो इसलिए फोर्थ पोजीशन कौन सी होगी हमारी, बिटवीन 2F1 एंड F1। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 एंड 2F1 के बीच में कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा वो होगी हमारी फोर्थ पोजीशन। फिर एक्जैक्टली किस पे आएगा, F1 पे, तो फिफ्थ पोजीशन होगी हमारी एट F1। उसके बाद क्या है, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में यहाँ कहीं हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है, जैसे कि ये सिक्स्थ पोजीशन बनाई है। तो सिक्स्थ पोजीशन कौन सी होगी, बिटवीन F1 एंड O, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या ये छः पोजीशंस है ना, इनको अच्छे से याद करना है कि कौन कौन सी पॉसिबल पोजीशंस होती है। दोबारा मैं एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर हो गया F1 और यहाँ पे क्या हो गया 2F1, इधर क्या हो गया F2, इधर क्या हो गया 2F2। तो हम लोग हमेशा क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको क्या लेफ्ट साइड पे रखते हैं लेंस के। तो यहाँ पे मान लो लेंस है ये, तो सबसे पहले क्या होता है एट इन्फिनिटी, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, बियॉन्ड 2F1, फिर एक्जैक्टली 2F1 के ऊपर, फिर 2F1 एंड F1 के बीच में कहीं, फिर F1 के ऊपर एक्जैक्टली, देन F1 एंड O के बीच में। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है 6 जो पॉसिबल पोजीशंस है वो क्या बनती है। तो इसको आपने
आपने अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद क्या है बच्चों, एक चीज़ और है, ये सिर्फ समझने के लिए, सो दैट आपको जो आगे रे डायग्राम्स वाले क्वेश्चन है ना वो ईजी हो जाए करने। तो आपने ना याद रखना है कि जब हमारा क्या है जो ऑब्जेक्ट के साइज है ना वो भी आपने क्या याद करने हैं। कैसे, जैसे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन्फिनिटी पे होता है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या लेंस से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसका जो साइज होता है ना वो क्या होता है, हाईली एनलार्ज्ड होता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बहुत ज़्यादा दूर है लेकिन फिर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ सूरज, तो सूरज हमसे क्या बहुत ज़्यादा दूर है लेकिन फिर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स उसका साइज क्या बहुत बड़ा है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसका साइज क्या होता है, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, उसके बाद क्या, जब ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा पास में आया, मीन्स क्या एक पोजीशन इधर हमने शिफ्ट करी, बियॉन्ड 2f1 है, तो अब उसका हाईली वर्ड हटा दो, अब वो कौन सा हो जाएगा, उसका जो साइज है वो कौन सा हो जाएगा, एनलार्ज। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है एट 2f1 पे होगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। मीन्स आपने ऐसे याद रखना है कि जैसे जैसे हम लोग क्या, ये हमारा लेंस हो गया, हम लोग क्या बिल्कुल दूर से स्टार्टिंग करी थी ऑब्जेक्ट की, जैसे जैसे लेंस के पास आते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट क्या 2f1 पे तो उसका साइज क्या होगा, मीडियम हो गया। फिर क्या हुआ, 2f1 एंड f1 के बीच में और आगे हम लोग लेके ऑब्जेक्ट को, तो अब उसका जो साइज है वो क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। उसके बाद जब f1 पे होगा तो वो क्या हाईली डिमिनिश्ड है। तो इस तरीके से ये जो 5 केस है ना वो तो क्या है बिल्कुल मतलब कि सीक्वेंस में चलेंगे, तो आपने अच्छे से याद करने हैं। 6 जो केस है वो हमारा क्या एक स्पेशल केस होता है, जिसके अंदर क्या जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या f1 एंड o के बीच में पड़ा होता है तब हम लोग क्या साइज लेते हैं डिमिनिश्ड। तो ये क्या मैं आपको आगे भी पूरा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आपने इतना ध्यान रखना है पहले कि हमारी जो पहली 5 पोजीशंस है, जैसे कि आप क्या यहाँ पे देख सकते हो, तो इसीलिए मैंने एरो भी इस तरीके से लगाई है ताकि आपके क्या दिमाग में ये बैठ जाए। तो आप देख सकते हो इन्फिनिटी पे मैंने कितनी बड़ी एरो लगाई, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज क्या हाईली एनलार्ज्ड है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बियॉन्ड 2f1 है, तो इसका जो साइज है वो क्या है, एनलार्ज्ड है, मतलब इससे थोड़ा सा छोटा है। फिर यहाँ गए 2f1 पे है तो उसका साइज क्या होगा, मीडियम हो गया। मतलब आपने ये याद रखना है कि हमारे पास क्या जो 5 केसेस है ना, इसको छोड़ दो 6th केस को, ये स्पेशल केस है। उसके अलावा क्या है, ये जो हमारे 5 केसेस है इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, 3 हो गया ना, 2 पोजीशंस इधर है, 2 पोजीशन क्या इधर है। तो आप इतना मान के चलो कि थर्ड पे हमारा जो साइज होता है वो क्या होता है, मीडियम होता है, मतलब ना छोटा होता है ना क्या होता है, बड़ा होता है। उसके बाद क्या है, थर्ड से फिर 4th पोजीशन पे जाएंगे जब ऑब्जेक्ट 2f और f1 के बीच में, तो उसका साइज और छोटा हो गया, मतलब अब क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने क्या अच्छे से कमांड पे कर लेनी है। तो इस केस अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको देखना रे डायग्राम्स बनाना कितना ईजी हो जाएगा। उसके बाद क्या, अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो इसके लिए जो पोजीशंस होते हैं वो क्या होते हैं, 2 ही पॉसिबल पोजीशंस होती है। वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या इन्फिनिटी पे है, जब ऑब्जेक्ट क्या लेंस से बहुत ज़्यादा दूर है, जो कि पहले केस में भी था। तो एट इन्फिनिटी पे जब होगा तो जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज फिर क्या होगा, हाईली एनलार्ज, जो कि मैंने अभी अभी आपको समझाया। उसके बाद क्या सेकंड पोजीशन क्या होती है कॉनकेव लेंस के लिए, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनिटी और ये जो ऑप्टिकल सेंटर ओ है इसके बीच में कहीं भी हमारा क्या रखा हुआ हो, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या 2f1 बियॉन्ड 2f1 ये चीज़ें नहीं लेते हैं। ये आपने याद करना है कि कॉनकेव लेंस के अंदर सिर्फ कितनी पॉसिबल पोजीशंस होती है, 2 ही होती हैं। एक होता है इन्फिनिटी के ऊपर और दूसरा कौन सा होता है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इन्फिनिटी पे क्या साइज क्या बहुत हाईली एनलार्ज्ड है, और जैसे क्या इधर आएंगे तो एक स्टेप आगे चलेंगे तो हाईली एनलार्ज्ड से साइज कौन सा बन गया, हमारा एनलार्ज्ड। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास रे डायग्राम्स आते हैं इस तरीके से। तो आपको ना एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। मैं फालतू का कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस मैं इतना बता दूंगी आपको कि आप जो इसमें से क्वेश्चंस है ना उसको क्या अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, जिसमें क्या ज़्यादा कैलकुलेशन की नीड नहीं होती है। तो रे डायग्राम्स वाले क्वेश्चन आपको आते होते हैं। तो जैसे कि हमारी बुक में ये टेबल बना हुआ है, वहाँ से मैंने ये फोटो डाली है। तो जैसे कि जब क्या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो हमें बताना होता है कि इमेज की पोजीशन क्या है, मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी। जैसे ये बताया हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो वो इमेज कहाँ पे बनेगी, f2 पे बनेगी। उसका साइज क्या है, वो हाईली डिमिनिश्ड है, और नेचर क्या है, रियल है या इन्वर्टेड है, ये सब कुछ हमने क्या बताना होता है। तो इस टेबल को इजीली कैसे याद करें, कई बार क्या होता है इसका ऑपोजिट भी आ जाता है। आपको कहते हैं कि आपकी जो इमेज है ना वो क्या बियॉन्ड 2f बन रही है, तो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, और इसके लिए क्या रे डायग्राम्स को क्या ड्रॉ करो। तो इस टेबल को इजीली आप कैसे याद कर सकते हो, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे इस ट्रिक से। तो आपने देखो कैसे याद करना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या जो कन्वेक्स लेंस है ना उसका जो एक्टिव फोकस होता है वो कौन सा होता है, f2, क्योंकि हमें पता है कि दोनों लेंस के अंदर क्या होता है, 2 फोकस हमारे होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या कन्वर्जिंग लेंस है ना, तो दैट मीन्स क्या जो रेज है वो हम लोग क्या मोस्टली लेफ्ट साइड से डालते हैं, तो आगे जाके वह कन्वर्ज करेगी। तो दैट मीन्स क्या है, इसका जो एक्टिव फोकस है वो कौन सा होगा, f2। ये आपने क्या माइंड में रखना है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पोजीशन पे होगा जो कि कौन सी एट इन्फिनिटी, तब जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, f2 पे बनेगी। ठीक है, अब सिंपली हमने क्या करना है, एक एक स्टेप क्या जो पोजीशन है वो क्या आगे मूव करते जाना है। जैसे एक स्टेप इधर चलेंगे हमने क्या इधर से भी एक स्टेप क्या आगे मूव करना है। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी जो इमेज है वो क्या कहाँ पे बनेगी। ठीक है, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या सेकंड पोजीशन पे रखें, मतलब क्या एक स्टेप और आगे आ गया, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन सी होगी, बियॉन्ड
2f1। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या एक स्टेप और आगे चलेंगे, पहले थी f2 पे, तो अब आगे मूव करेंगे तो किसके बीच में आएगी, f2 एंड 2f2 के बीच में। तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो क्या बनेगी, तो मैंने जैसे कि नीचे लिखा भी है बिटवीन f2 एंड 2f2। ओके, अगेन आगे क्या होगा, एक स्टेप फिर से मूव करेंगे तो सेकंड से कहाँ पे जाएंगे, थर्ड पोजीशन पे, जो कि एग्जैक्टली हमारी कौन सी है, एट 2f1। तो जब हमारी ऑब्जेक्ट क्या है 2f1 पे होगा, तब हमारी जो इमेज है वो क्या है, फिर से एक स्टेप आगे मूव करेंगे तो पहले बिटवीन क्या बनी थी, f2 एंड 2f2। अब एक स्टेप आगे मूव कर जाएंगे तो इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे बनेगी, 2f2 के ऊपर। ओके, फिर क्या अगेन हम लोग क्या है एक पोजीशन और आगे मूव करेंगे, तो दैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में, जो कि हमारी फोर्थ पोजीशन है। तो इसी तरीके से क्या अब यहाँ पे बनी थी थर्ड पे, तो एक स्टेप और आगे मूव कर जाएंगे तो फिर वो कौन सी पोजीशन बनेगी, बियॉन्ड 2f2, क्योंकि 2f2 से थोड़ा सा आगे जो होता है वो पोजीशन हमारी कौन सी होती है, बियॉन्ड 2f2, जैसे कि मैंने नीचे लिखा भी, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो फिफ्थ केस है वहाँ पे क्या होगा, एक स्टेप फिर से आगे मूव करेंगे पोजीशन, तो अभी क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली कहाँ पे, एट f1, जो कि हमारी फिफ्थ पोजीशन है। तो अभी बियॉन्ड पे था, तो अभी क्या इससे एक स्टेप और आगे चलेंगे, दैट मीन्स हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी पे बनेगा। तो जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, एट इन्फिनिटी है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट f2। फिर बियॉन्ड 2f1 पे है तो बिटवीन f2 एंड 2f2, एट 2f1 पे है तो एट 2f2। इस तरीके से हमारी इमेज जो क्या बनेगी। इसके बाद क्या, अगर हम साइजेस की बात करें, कि हमें ये भी तो देखना होता है ना कि किस पोजीशन पे इमेज बनी, और इमेज का जो साइज है वो क्या ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, जो इमेज है वो क्या है, डिमिनिश्ड है या फिर सेम साइज की है, एनलार्ज्ड है, कैसे है। तो ये मैंने आपको कैसे बताया था कि आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो क्या याद कर लेना है। तो जैसे कि आप एरोज देख सकते हो, मैंने एरोज भी इस तरीके से ही बनाई है। जैसे जैसे हम लोग क्या फर्स्ट पोजीशन से सिक्स्थ पोजीशन की साइड आएंगे, तो वैसे वैसे क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या, इन्फिनिटी पे साइज क्या होता है, हाईली एनलार्ज्ड होता है। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि जहाँ पे वर्ड है ना एनलार्ज, उसको रिप्लेस कर देना किससे, डिमिनिश से। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इमेज क्या है, किस साइज की बनेगी। तो इन्फिनिटी पे आपने याद किया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाईली एनलार्ज, मतलब इन्फिनिटी पे बहुत बड़े साइज का ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज क्या बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, और इसको बोल सकते हो पॉइंट साइज। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, एनलार्ज्ड है, मींस क्या है, सेकंड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो हाईली एनलार्ज्ड से क्या बन गया, एनलार्ज्ड। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड, तो इमेज बनेगी डिमिनिश्ड। इसके बाद क्या, जो थर्ड केस है ये हमारा क्या सेंटर वाला केस है, क्योंकि पहले जो 5 केसेस है वो तो क्या सीक्वेंस में ही है, मींस क्या ये जो 5 केसेस है इसका जो सेंटर है वो कौन सा हमारा थर्ड केस, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, एट 2f1। तो उसके अंदर क्या, जो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज होता है ना वो क्या मीडियम होता है, मतलब ना छोटा होता है ना ही क्या बड़ा होता है। तो इसलिए मैंने याद रखने के लिए यहाँ पे लिखा है मीडियम। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो केस क्या मिड में है, मतलब 5 जो केसेस है उसके मिड में जो है ना, वहाँ पे साइज भी क्या होता है, मीडियम होता है। तो इमेज यहाँ पे क्या 2f2 पे बनती है, और जो इमेज का साइज है वो भी क्या है, मीडियम है, क्योंकि यहाँ पे ना तो डिमिनिश्ड है ना ही एनलार्ज्ड है। तो रिप्लेस करेंगे किससे, तो मीडियम साइज है तो मीडियम आएगा, मीन्स हम कहेंगे कि इमेज का साइज क्या होगा, सेम है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या 2f1 और f1 के बीच में था, तो अब क्या हो जाएगा, मीडियम के बाद अब क्या डिक्रीज होना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या आएगा, डिमिनिश्ड, फिर आएगा हाईली डिमिनिश्ड। तो जहाँ पे डिमिनिश्ड है वहाँ पे एनलार्ज्ड आ जाएगा, जहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड है वहाँ पे हाईली एनलार्ज्ड आ जाएगा। उसके अलावा क्या है, जितनी भी हमारी क्या पहली जो 5 पोजीशंस है, इन पोजीशन पे जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो हमारी इमेज क्या आप देख सकते हो, इन्वर्टेड बनने मतलब उल्टी बन रही है ना। जो उल्टी इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है, रियल होती है। तो इसीलिए पहले 5 केसेस में जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो 6th केस की अगर मैं बात करूँ, जो मैंने आपको बताया, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, बिटवीन f1 एंड o, तो ये हमारा क्या स्पेशल केस है। तो जैसे आप देख सकते हो कि देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है f1 एंड o के बीच में कहीं आता है, जैसे कि मैंने ब्लू कलर से एरो बनाया है, तो जब ऑब्जेक्ट के f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर o के बीच में पड़ा है, तब इमेज कहाँ पे बनेगी। तो आप ऐसे सोचो ना कि जब हम लोग क्या 5th केस तक आए, जब हमने क्या ऑब्जेक्ट को क्या कौन से केस पोजीशन पे रखा था, 5th पे रखा था, तब हमारी इमेज कहाँ पे बन रही थी, इन्फिनिटी पे बन गई थी ना। तो यहाँ पे तो सारी पोजीशंस खत्म हो गई, इन्फिनिटी के आगे तो कोई पोजीशन बची नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब लेंस के इस साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। आपने कैसे याद करना है कि क्योंकि लेंस की जो राइट साइड की सारी पोजीशंस खत्म हो चुकी हैं, f2 भी गया, f2 एंड 2f2 के बीच में भी गया, इन्फिनिटी तक सारी पोजीशंस कवर हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेंस के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएंगे। इसीलिए जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, f1 एंड o के बीच में पड़ा होता है ना, तब हमारी इमेज क्या सेम साइड पे बनती है जिस साइड पे हमारा क्या ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो जैसे कि मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पे बनाया, तो जब ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे पड़ा है ना, इस पोजीशन पे, तो इमेज क्या बनेगी, इस साइड ही बनेगी, सेम साइड ही बनेगी जिस पे क्या हमारा ऑब्जेक्ट क्या पड़ा है। तो इस पे मैंने क्या लिखा है, इमेज क्या ऑन दी सेम साइड एज दी ऑब्जेक्ट। और इस केस के ऊपर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज है उसको हम लोग क्या लेते हैं, डिमिनिश्ड लेते
होते हैं, तो इसलिए जो हमारी इमेज है वो क्या बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या इस टेबल को याद करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस टेबल को हमने क्या यूज़ कैसे करना है। जैसे कि 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स लेंस दिया हुआ, हमसे पूछा कि लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए कि हमें जो इमेज मिले वो रियल मिले और उसका साइज क्या हो, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब उसका साइज क्या ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो। तो देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, जो 5 केसेस थे उसके अंदर क्या होता है, जो मिडिल वाली पोजीशन होती है, मींस जो थर्ड पोजीशन होती है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, मीडियम होता है, और इमेज का साइज भी क्या होता है, मीडियम होता है, मींस दोनों का साइज क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने थर्ड पोजीशन काउंट करने, तो पहली कौन सी थी, इन्फिनिटी, दूसरी होती है बियॉन्ड 2f1, और थर्ड हमारी कौन सी होती है, एग्जैक्टली एट 2f1। तो इसका मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एट 2f1। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है f1 क्या होता है, फोकल लेंथ होती है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर, एट ट्वाइस दी फोकल लेंथ। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस। पहले क्या ऑप्टिकल सेंटर जो है स्फेरिकल लेंस का वो डिफाइन करना है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर डेफिनेशंस बताई, आप लिख सकते हो कि सेंटर जो होता है हमारी स्फेरिकल लेंस का उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या है बी पार्ट, यू आर गिवन ए कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, वेयर वुड यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट टू गेट ए रियल इन्वर्टेड एंड द हाईली एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन। तो अगर आपको क्या इमेज फॉर्मेशन बतानी हो, मतलब यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या कौन सी पोजीशन पे होगा। तो आपने सबसे पहले कैसे करना है, देखो आपको बताया क्या हुआ, जो इमेज बन रही है ना उसका साइज क्या हाईली एनलार्ज्ड है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपने क्या जो एनलार्ज्ड वर्ड है उसको रिप्लेस करना होता है किससे, डिमिनिश से। तो अगर इमेज का साइज क्या हाईली एनलार्ज्ड है, तो दैट मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड ही होगा ना। फिर अब आप ये देखो कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है हाईली डिमिनिश्ड किस पोजीशन पे होता है। तो मैंने आपको कैसे याद करवाया था, जब ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे होता है तो उसका साइज क्या होता है, हाईली एनलार्ज्ड होता है। फिर बियॉन्ड 2f1 पे होता है तो उसका साइज क्या एनलार्ज्ड हो जाता है, अकेला पहले हाईली एनलार्ज्ड था फिर एनलार्ज्ड हो गया। फिर 2f1 पे क्या होता है, साइज मीडियम होता है। फिर एक पोजीशन और आगे जाएंगे तो क्या हो गया, मीडियम से क्या होगा, डिमिनिश्ड। और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट का f1 पे है तो साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। तो हमें ऑब्जेक्ट का साइज हाईली डिमिनिश्ड देखना था ना, तो दैट मीन्स हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन सी है, f1। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे क्या डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। तो कैसे ड्रॉ किया, सबसे पहले उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, विच लेंस कैन बी यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, फॉर विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म। तो हमें बताना है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कब बनेगी एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज वाला जो भी है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ हमारे पास, फॉर विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म, किस पोजीशन के लिए कन्वेक्स लेंस क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो ये एक स्पेशल केस है, 6th केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट किसके बीच में पड़ा होता है, f1 एंड o के बीच में पड़ा होता है। तो तब क्या होता है, जिस साइड पे क्या हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे क्या इमेज जो है वो क्या बनती है, जो कि क्या होती है, वर्चुअल होती है एंड इरेक्ट होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट का क्या आएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर o। उसके बाद हमारे पास क्या सेकंड पार्ट क्या है, ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द रिक्वायर्ड इमेज इन ईच ऑफ द 2 केसेस। तो सबके लिए क्या रे डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी थी हमने। तो यहाँ पे क्या है, पहले के लिए मैं ड्रॉ करना भूल गई क्योंकि मैंने देखा नहीं, तो आप ड्रॉ कर लेना। बी पार्ट में हमारे पास क्या है कि जो इमेज है वो कौन सी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड तो बन रही है, लेकिन उसका साइज क्या सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज कब सेम होता है, जब दोनों का साइज क्या होता है, मीडियम होता है, ना डिमिनिश्ड है ना, जिसमें क्या है ना तो वर्ड डिमिनिश्ड है ना ही वर्ड एनलार्ज्ड है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, मीडियम साइज होता है, बस आपने इतना ध्यान रखना है। तो दैट मीन्स क्या मीडियम है, तो मीडियम वाली पोजीशन कौन सी होती है, जब पोजीशन क्या होगी, बिल्कुल सेंटर वाली होगी, मीन्स क्या थर्ड पोजीशन। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या ओ था, यहाँ पे क्या f1 है, नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो ये क्या था o, ये f1 और 2f1। तो पहली पोजीशन इन्फिनिटी, फिर क्या बियॉन्ड 2f1, थर्ड पोजीशन कौन सी बनी, 2f1। तो यही हमारी क्या होता है, मिडिल पोजीशन होता है थर्ड। तो इसके ऊपर जब हमारी जो ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे तो इमेज का जो साइज है वो एक्जैक्टली क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, 2f1 पे। फिर से वही चीज़ हम लोग के ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो पहले अगर लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले ड्रॉ करेंगे तो f2 में से क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। दूसरा वो क्या, ऑप्टिकल सेंटर o से एक्जैक्टली सीधा चली जाएगी, जहाँ पे दोनों रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हमारी क्या बन जाती है, इमेज बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए प्लेस्ड, ये डबल लिखा गया, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर o ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। और आपको ऑप्टिकल सेंटर ओ भी ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल फोकस एफ भी बताना है, डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, कितना कुछ ड्रॉ करना है भाई आपको। एंड फाइंड द अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ द रेशो ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ वो क्वेश्चंस आपको इंक्लूड करे हैं जिसमें आपको क्या ज़्यादा कैलकुलेशन की नीड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना मैथ्स बहुत ही वीक अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या 4 सेंटीमीटर है, वो रखा कहाँ पे हुआ है, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है हमें लेंस की, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे अगर ये क्या ऑप्टिकल सेंटर ओ है तो फोकल लेंथ का मतलब क्या है कि f1
और ओ के बीच का डिस्टेंस कितना 20 है ना, यही होता है ना फोकल लेंथ, तो ये होगी। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ था यहाँ पे कि जो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ। तो ये जो हमारा क्या है ऑप्टिकल सेंटर ओ है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ एक बार। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर ओ है इससे क्या 30 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है, हमारा क्या जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रखा हुआ है। तो इसको ना हम लोग बिना कैलकुलेशन के डायग्राम पता कर सकते हैं। कैसे, देखो ये डिस्टेंस होगा 20 सेंटीमीटर, हमें पता है 2f1 क्या होता है एग्जैक्टली, ये जो डिस्टेंस होता है उतने डिस्टेंस आगे यहाँ पे होता है ना। तो दैट मीन्स अगर ये 20 है तो 40 सेंटीमीटर पे क्या बनेगा हमारा 2f1 बनेगा। तो आप देख सकते हो ये तो पूरा क्या है 40 है, ये पूरी चीज़ क्या है 40 है, ये क्या है 20 है। हमें बोला कि ऑब्जेक्ट 30 पे रखा है, तो दैट मीन्स वो क्या है 20 और 40 के बीच में है ना कहीं। तो दैट मीन्स हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 2f1 एंड f1 के क्या है बीच में। तो इसलिए मुझे पोजीशन पता चली कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा बिटवीन 2f1 एंड f1। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, फिर से हम डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से पहले क्या अगर रो पैरेलल जाएगी तो वो क्या f2 में से पास कर जाएगी, उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हमारी इमेज क्या है बन जाएगी। तो आप देख सकते हो कि इमेज कहाँ पे बनी है बियॉन्ड 2f2, एक्जैक्टली 2f से थोड़ा सा उधर है तो बियॉन्ड 2f2 पे हमारी इमेज क्या है बनेगी। उसका साइज क्या होगा, फिर सबसे पहले इन्फिनिटी पे साइज क्या होता है ऑब्जेक्ट का हाईली एनलार्ज्ड, बियॉन्ड 2f पे क्या हो जाएगा एनलार्ज्ड, 2f1 पे क्या हो जाएगा मीडियम, उससे आगे क्या हो जाएगा डिमिनिश्ड। तो अगर इसका साइज डिमिनिश्ड है तो यहाँ पे इसका साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड को किससे रिप्लेस करना है एनलार्ज से, तो दैट मीन्स इमेज का साइज क्या है एनलार्ज्ड। तो ये था हमारा क्या सारा कॉन्वेक्स लेंस वाला पार्ट। अभी कॉनकेव लेंस वाला पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दो ही पोजीशंस है तो दो पोजीशंस के लिए हमें बताना है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, उनका साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या था, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि कॉनकेव लेंस का एक्टिव फोकस कौन सा होता है f1 होता है। कॉन्वेक्स के लिए तो कौन सा था f2 था, लेकिन इसका क्या f1 है, इतनी चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो सेम वैसे जैसे हमने क्या पिछले केस में किया था, जब हमारा ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे होगा तो उसका साइज आपको पता है, जब चीज़ इन्फिनिटी पे होती है तो उसका साइज क्या होता है हाईली एनलार्ज्ड होता है, मतलब वो बहुत बड़े साइज की होती है। अब उसका एक्टिव फोकस कौन सा था f2 था, लेकिन इसका कौन सा f1 है ना, तो इसीलिए इमेज कहाँ पे बनेगी एट f1 पे बनेगी। तो अगर ये क्या हाईली एनलार्ज्ड साइज, तो एनलार्ज को रिप्लेस करेंगे किससे डिमिनिश से, तो इमेज का साइज क्या होगा हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड केस क्या, जब हमारा ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं है तो हाईली एनलार्ज्ड से ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाएगा एनलार्ज्ड। तो अब देखो जैसे कि हमने पहले भी किया था, जैसे जैसे हम लोग क्या ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे पोजीशन शिफ्ट करते जाते हैं, इमेज के लिए भी हमने क्या आगे आगे शिफ्ट होते जाना है। तो अभी f1 से शुरू किया, नेक्स्ट पोजीशन क्या आएगी, फिर f1 एंड o आ रहा है ना, तो f1 एंड o के बीच में कहीं हमारी इमेज पड़ी होगी, तो वही आएगा बिटवीन f1 एंड o। तो अगर ये साइज एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट का तो इमेज का साइज क्या होगा डिमिनिश्ड। तो ये तो वैसे ही है जो मैंने अभी आपको बताया, तो ईजिली आपको याद हो जाएगा। उसके बाद क्या लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। f फोकल लेंथ, v क्या होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, एंड यू क्या होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम दी लेंस। तो हमने क्या है मिरर फॉर्मूले में क्या था, तो वहाँ पे सिर्फ क्या आता था प्लस आता था बीच में, और यहाँ पे क्या आता है माइनस आएगा। उसके बाद क्या मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, किसका रेशो होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब क्या जो हमारी इमेज है वो हमारे ऑब्जेक्ट से क्या कितनी छोटी है या बड़ी है। इसके अलावा एक एक्सप्रेशन और भी है m = क्या v/u भी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है पावर ऑफ लेंस, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्या आपको 2 मार्क्स के और कई बार न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजी होते हैं। पावर ऑफ लेंस वाला अगर आपको आ गया ना तो आप बहुत ही लकी हो। तो पावर ऑफ लेंस बच्चों क्या होता है, देखो लेंस जो होते हैं ना वो दो ही तरीके के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो एक क्या कन्वर्ज करता है, एक क्या डाइवर्ज करता है। तो लेंस की जो कन्वर्ज करने की और डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो ये क्या है, इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। क्योंकि लेंस ने क्या करना है, जब उस पर रेस पड़ेगी या तो उसने क्या है उसको कन्वर्ज कर देना है, या फिर उसने क्या करना है उसको डाइवर्ज कर देना। वो डिपेंड करता है कौन सा लेंस हमने लिया है। तो लेंस कितना किसी रेस को कन्वर्ज कर सकता है और कितना डाइवर्ज कर सकता है, उस एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ जो लेंस है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये क्या होता है रेसिप्रोकल होता है किसका फोकल लेंथ का। लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ आपने किस में लेनी है, मीटर्स में ही लेनी है, क्योंकि जनरली फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर्स में दी होगी। तो आपने इतना ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज दी रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन दी मीटर्स। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो क्या आएगी मीटर्स में आएगी। तो P = 1/f, और जो ब्रैकेट में लिखा है m का मतलब क्या है इन मीटर्स। उसके अलावा क्या जो पावर है लेंस की उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होता है डायोप्टर। तो हम लोग क्या पावर को डायोप्टर में मेजर करते हैं, मतलब हम लोग कहेंगे लेंस क्या है 2 डायोप्टर का है 3 डायोप्टर का, तो इस तरीके से वो उसकी क्या पावर डायोप्टर में लिखी जाती है। तो जैसे कि क्वेश्चन आए हुए हैं कि डिफाइन 1 डायोप्टर आपको आ जाता है, तो जब भी आपने क्या किसी की भी यूनिट डिफाइन करनी हो ना, तो आप पहले ये देखो जिसको डिफाइन करने को बोला गया वो यूनिट किसकी है। तो 1 डायोप्टर, डायोप्टर किसकी यूनिट है पावर की है ना, तो पावर का जो भी फॉर्मूला आपको पता है वो लिख दो। तो हमने एक ही फॉर्मूला सीखा है कि P = क्या होता है 1/f इन मीटर्स। f क्या फोकल लेंथ। तो अब आपने क्या करना है एक्सप्रेशन में जो जो चीजें पड़ी है ना उनकी यूनिट्स लिख दो। तो पावर की यूनिट क्या होती है डायोप्टर, और f की यूनिट क्या होती है मीटर। तो दैट मीन्स क्या 1 डायोप्टर = क्या आएगा 1 मीटर। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 डायोप्टर क्या है पावर है उस लेंस की जिसकी फोकल लेंथ हमारी क्या होती है 1 मीटर।
ओके, तो ये आपने अच्छे से देखना है। उसके बाद हमारे पास क्या साइन कन्वेंशंस की बात करें, क्योंकि आपको काफ़ी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपने लिखना होता है, जैसे हमने मिरर वाले केस में किया था। अब यहाँ पे मैंने क्या है ना पूरा कंबाइंड करके लिख दिया सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले क्या कॉनकेव मिरर, फिर क्या कॉनकेव लेंस, फिर कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव आप याद रखो, चाहे उसके पीछे मिरर आए चाहे लेंस आए, सबके लिए क्या साइन कन्वेंशन सेम ही है। इसी तरीके से अगर आपने सिर्फ कॉन्वेक्स का याद रखना, उसके साथ चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों के लिए साइन कन्वेंशन क्या बिल्कुल सेम है। एंड कॉनकेव लेंस के लिए सब कुछ क्या होता है, यू वी एफ आर पी सब कुछ क्या होता है हमारा नेगेटिव ही होता है। बस इतना ही डिफरेंस है, मिरर के लिए हम लोग क्या पी नहीं निकालते हैं, लेंस के लिए हम लोग क्या पावर निकालते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें क्या सेम है। कॉन्वेक्स के लिए क्या होती है, सिर्फ जो यू है वो नेगेटिव होता है, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं। तो इस तरीके से आप इस टेबल से ईजिली क्या है सारी चीज़ें पता कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ 2018 में, व्हाट इज मेंट बाय द पावर ऑफ लेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो सबसे पहले पावर ऑफ लेंस बताना, तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर्स, तो एक्सप्रेशन लिख देंगे। उसके बाद आपको पूछा एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। स्टूडेंट यूजेज ए लेंस ऑफ the focal length 40 centimeter and the another of -20 centimeter. Write the nature and the power of each lens. तो जैसे कि हम लोग क्या यहाँ पे देख सकते हैं, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या है +40 सेंटीमीटर और दूसरे की क्या है माइनस है, क्योंकि जिसके आगे क्या कोई भी निशान नहीं लगा होता वो क्या होता है प्लस में ही हम कंसीडर करते हैं। ओके, तो इसीलिए क्या है, अब देखो ऊपर वाला जो टेबल मैंने अभी अभी आपको बताया कि साइन कन्वेंशन आपको क्या याद करने हैं, तो आप देखो कि जो हमारी क्या फोकल लेंथ है एफ, वो किसके लिए पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो जो हमारा क्या कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए जो हमारी एफ है वो क्या है पॉजिटिव होती है। तो दैट मीन्स क्या है, पॉजिटिव वाला हमारा कौन सा क्या कॉन्वेक्स लेंस, और जिसकी फोकल लेंथ क्या है नेगेटिव है वो हमारा कौन सा क्या कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या यहाँ पे लिखना है कि जो हमारा पहला लेंस है वो फिर हमारा कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ क्या है +40 सेंटीमीटर। उसके अलावा क्या हमें ये भी निकालना था कि उसकी पावर भी निकालनी है, दोनों की क्या पावर ऑफ ईच लेंस लिखा हो तो दोनों के लिए पावर भी कैलकुलेट करनी है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हमारे पास क्या फोकल लेंथ दी हुई है किसके अंदर 40 सेंटीमीटर के अंदर, लेकिन पावर के लिए ये जो फॉर्मूला होता है इसके अंदर हमें जो फोकल लेंथ चाहिए वो किसमें चाहिए होती है मीटर्स के अंदर। इसीलिए हम लोग क्या पहले जो हमारा 40 है ना उसको क्या कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, मीटर्स के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड बाय द वन स्टूडेंट एफ इज इक्वल टू कितनी दिया 40 सेंटीमीटर। तो इसको हमने क्या करा 40 को सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया मीटर के अंदर। तो अब जिन बच्चों को क्या बिल्कुल ही मैथ्स वीक है ना वो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देखो 1 मीटर में हमें पता है कि कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो आप क्या है इधर 1 सेंटीमीटर बना लो। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 100 × 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 मीटर। इस एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसको मैंने क्या 100 को अलग करके लिख दिया। अब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालने तो ये 100 क्या इधर आ जाएगा। तो दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हुआ 1/100 मीटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करना है इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ से क्या 0 से 0 कैंसिल आउट होकर हमारा क्या 4/10 मीटर्स में फोकल लेंथ आ जाएगी। अब हमें पता है कि जो हमारी क्या है पावर का जो फॉर्मूला वो क्या होता है P = 1/f, और f हमें मीटर्स में चाहिए थी वो हमने ऑलरेडी निकाल ली। तो f की वैल्यू क्या बनी 4/10, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा तो दैट मीन्स पावर आ गई +2.5 d। इसी तरीके से क्या दूसरे के लिए हमें बोला था, दूसरा जो लेंस था उसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई थी -20 सेंटीमीटर। तो अगेन क्या सेम वैसे ही करेंगे, पहले क्या सेंटीमीटर में दिया हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया 1/100 मीटर्स। तो यहाँ पे मैंने वो लिख भी दिया कि किस तरीके से कन्वर्ट करना होता है। तो f की वैल्यू आ गई -1/5 मीटर। तो अभी क्या फोकल लेंथ क्या माइनस में है, दैट मीन्स ये हमारा क्या है कॉनकेव लेंस है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके अलावा f = क्या 1/f है। तो यहाँ पे फिर से क्या है f की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 5 के ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 5 डायोप्टर। तो इस तरीके से हमने क्या दोनों की जो पावर है वो क्या निकालनी है। नेक्स्ट क्या डिफाइन पावर ऑफ द लेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो ये जो क्वेश्चन है देखो 2011, 12, 15 में भी आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। थर्ड है विच टाइप ऑफ द लेंस हैज ए नेगेटिव पावर। तो किस तरीके के लेंस के पास क्या नेगेटिव पावर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा क्या होता है कॉनकेव होता है उसके लिए सभी वैल्यूज क्या होती है नेगेटिव होती है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। तो आंसर क्या आएगा कॉनकेव लेंस। ओके, उसके बाद क्या पावर ऑफ द लेंस इज +5 डायोप्टर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो हमें क्या पावर दी हुई है इस बार, तो हमें पता है कि P = क्या होता है 1/f होता है। तो यहाँ पे क्या डायोप्टर में दिया हुआ है तो यहाँ पे जो f की वैल्यू निकलेगी वो क्या मीटर्स में ही निकलती है। तो इसलिए हमें इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हमने सिंपली क्या किया है जो f है अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो p क्या नीचे आ जाएगा। तो दैट मीन्स क्या ये एक्सप्रेशन बन जाएगा f = 1/p। p की वैल्यू कितने 5 पुट कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.2 मीटर्स। ओके, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थिन लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर। तो फोकल लेंथ क्या है -25 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमें क्या इसका नेचर पूछा है। तो हम लोग क्या पावर से भी बता सकते हैं और फोकल लेंथ की वैल्यू देख के भी बता सकते हैं। तो नेगेटिव सबकी किसकी वैल्यूज होती है कॉनकेव लेंस की होती है। तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है दैट मीन्स लेंस हमारा कौन सा है कॉनकेव लेंस। उसके बाद पावर निकालने है तो अगेन वही फॉर्मूला P = क्या होता है 1/f इन मीटर्स, और ये यूनिट लिखी हुई है डायोप्टर।
बट यहाँ पे क्या जो हमें फोकल लेंथ चाहिए वो मीटर्स में चाहिए होते हैं, तो हमें किस में दी हुई थी, सेंटीमीटर्स में दी हुई थी ना, इसीलिए हमने क्या पहले -25 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया था, मीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 100 करके, तो -1/4 मीटर्स है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा -4 डायोप्टर। तो इस तरीके से क्या है जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा जो कि क्या होता है, पावर ऑफ लेंसेज। कई बार क्या होता है हमारे पास क्या एक से ज़्यादा जो लेंस होते हैं ना उनको क्या कंबाइंड करके हम लोग क्या लेंस जो बनाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम को देखो तो इसमें क्या एक क्या कॉन्वेक्स लेंस है और साथ ही दूसरा हमारा क्या बना हुआ है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे क्या है, पहला क्या हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, बीच में क्या आ गया, कॉनकेव आ गया, उसके बाद अगेन हमारा क्या आ गया, कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या 3 लेंस क्या कंबाइंड किए हुए हैं। तो हमें क्या ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें हमें क्या लेंस कॉम्बिनेशन की क्या पावर निकालने को बोल देता है। जैसे कि टोटल इसकी पावर पूछेंगे कितनी है, इसकी पूछ लेंगे कितनी है। तो हमने सिंपली कैसे करना होता है, जितने भी लेंसेज है सबके पावर्स का क्या है टोटल कर दो, तो वो हमारी क्या निकल जाएगी, टोटल जो पावर है वो क्या आ जाती है। तो सिंपली हमने क्या इस तरीके से यूज करना है इस कॉन्सेप्ट को। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 2014 में ये आया हुआ है, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द पावर 3 डायोप्टर इज हेल्ड इन कॉन्टैक्ट विद द कॉनकेव लेंस ऑफ द पावर -1 डायोप्टर। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 लेंस है। ठीक है, एक हमारा कौन सा है, पहला हमारा क्या कॉन्वेक्स है जिसकी पावर कितनी दी हुई है 3 डायोप्टर, और दूसरा क्या हमारे पास कॉनकेव लेंस साथ में लगाया जिसकी पावर कितनी दी हुई है -1 डायोप्टर। मैंने यहाँ पे बना दिया सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद क्या है, ए पैरेलल बीम ऑफ द लाइट इज मेड टू फॉल ऑन द कॉम्बिनेशन, एट विच डिस्टेंस फ्रॉम द कॉम्बिनेशन विल द बीम गेट फोकस्ड। तो हमें पता है कि जहाँ पे बीम क्या फोकस्ड होती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे क्या रेज क्या मीट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। तो हमसे पूछा कि कितने डिस्टेंस पे होगी, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। राइट, तो इसीलिए हमें क्या फोकल लेंथ यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि P = क्या होता है 1/f होता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या इस पूरे की पावर पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या P की वैल्यू पुट करके F की वैल्यू क्या निकाल पाएंगे ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कॉम्बिनेशन फार्मूला यूज करके इस पूरे सिस्टम की क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे। तो P = क्या आएगा, P1 + P2। पहले की पावर दी हुई है +3 डायोप्टर, प्लस की जगह पे प्लस आ गया, लेकिन दूसरे की पावर हमें कितनी दी हुई थी, -1 डायोप्टर। तो आपने यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देनी है। अब प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस आ गया, तो आंसर आ गया 2D। तो दैट मीन्स इस पूरे सिस्टम की जो पावर है वो कितनी है, 2D। अब हमने सिंपली क्या कर देना है, P = 1/f वाला फॉर्मूला यूज करना है। P हमें पता चल चुकी है, तो यहाँ से हम लोग क्या फोकल लेंथ जो है वो निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ हमें कि एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर एंड ए कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, कैलकुलेट द लेंस पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो F1 कितना है, 25 है, दूसरे की हमें दी हुई है -10 है। तो हमें अब क्या फोकल लेंथ दी हुई है, तो हमें इस पूरे का क्या पावर निकालना है। तो हमें पता है कि पावर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, P1 + P2। जितने भी लेंस है उन सबकी पावर्स को ऐड कर देना है। अब अगर मैं अकेले लेंस की बात करूँ P1, तो P हमें पता है क्या होता है 1/f के इक्वल होता है ना। तो अगर 1 आएगा तो हमने फोकल लेंथ F1 लिख दी, तो दोनों का क्या सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 की जगह पे मैंने लिखा 1/f1, P2 की जगह पे लिखा 1/f2। अगर आप चाहो तो अलग से भी इसको काउंट कर सकते हो। पहले आप P1 निकाल दो तो वो क्या आएगा 1/f1, वहां से आप इसकी वैल्यू निकालो P1 की, और फिर इस एक्सप्रेशन में दोनों की वैल्यूज क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो जैसे आपको ईजी लगे आप उस तरीके से क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया हुआ है, अलग अलग कैलकुलेट नहीं किया, सिंपली मैंने इनकी वैल्यूज पुट करी पहले, देन हम लोग क्या इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेंगे। तो 25 और 10 का जो एलसीएम है वो कितना आया हमारे पास 50। तो इस चीज को क्या सोल्व कर लेंगे, तो इस तरीके से P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3/50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या ये क्या है, सेंटीमीटर में आया, इसको हमने क्या कन्वर्ट करना है, मीटर्स में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि P जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1/f। फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर्स में होनी चाहिए, तभी पावर क्या डायोप्टर में निकलेगी। तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो सेंटीमीटर में ना इसको हमने क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो वो क्या आ जाएगा, × 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो पावर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -6 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि 1 मार्क का है। 2 थिन लेंसेज ऑफ द पावर +3 5D एंड -2 5D आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट द पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। तो सिंपली क्या करते हैं, पावर कैसे निकालते हैं, दोनों का सम करके P1 + P2। राइट, तो जैसे कि मैंने क्या नीचे इसका आंसर लिखा भी है, कैसे सोल्व करना है। P1 + P2 होगा, P1 की वैल्यू क्या है +3.5, P2 क्या -2.5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस कर दो तो कितना है +1 डायोप्टर। मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा क्या पूरा लेंस वाला पार्ट, जिसके अंदर मैंने क्या आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जितने में वो मैंने बता दिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।